नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भोपाल में आईपीएस को लेकर जिस तरीके से समागम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी उपस्थित रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी भी समारोह में उपस्थित रहे। तो भोपाल में आईपीएस समागम का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसका उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी भी इस खास कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल के मिंटो हॉल में भारतीय पुलिस सेवा संघ मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित भारतीय पुलिस सेवा समागम का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से आए आईपीएस अधिकारी और केंद्र में तैनात अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डीजीपी ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने नक्सलवाद को खत्म करने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि वो काम जो कभी असंभव प्रतीत होता था, पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल समन्वय से संभव हो पाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई, कई महत्वपूर्ण एनकाउंटर किए गए और डायल 112 सेवा की शुरुआत कर तत्काल पुलिस सहायता को और मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पुलिस की समाज में भूमिका और अनुशासन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने 2025 को प्रदेश के लिए उपलब्धियों से भरा वर्ष बताया और नक्सलवाद के खात्मे को पुलिस की बड़ी सफलता करार दिया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए जामवंत का मार्गदर्शन जरूरी था, उसी तरह वरिष्ठ अधिकारियों का अनुभव और मार्गदर्शन भी पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस बल को और मजबूत बनाने के लिए हर साल 7,500 नए पदों पर भर्ती करने की योजना की घोषणा की। इससे न केवल पुलिस की क्षमता बढ़ेगी बल्कि जनता को त्वरित और प्रभावी सुरक्षा सेवाएं भी सुनिश्चित होंगी। कार्यक्रम में अधिकारियों के परिवारजनों ने इस पहल की सराहना की और समागम को सफल बनाने में योगदान भी दिया। दुनिया के देशों की तरफ देखते तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहां जहां आवश्यकता पड़े, हमारे जो आईएएस आईपीएस सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र में अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अभिवृद्धि में धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रकार के ऐसे संगठन के लोगों जिन्होंने अपनी उस दायरे में रहकर के उस सारे प्रकार से, और पुलिस की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी साइन कर कह रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से डीएसपी एक्सीलेंस भी नहीं बनी। मुझे तो सलंगा अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आया कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खुला है। 7,500 भर्ती हर साल करने वाले हैं, 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, ड्राइवर में वो भी करते कि कोई मना थोड़ी आप करो तो क्या होगा। इसी प्रकार से ऐसे कामों को करने में क्या दिक्कत है। वर्ष 2025 में जुलाई में हमने 15 दिवस नशे से दूरी है जरूरी अभियान जागरूकता का चलाया था। सभी वर्ग उसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे और उसमें आप सभी की बहुत आपकी और आपकी टीम की मेहनत बेसिकली थी और वो एक अभूतपूर्व अभियान रहा है। मैं हमारे अधिकारियों को बताना चाहूंगा कि विगत सप्ताह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एनकॉर्ड की एक बैठक ली थी जिसमें समस्त डीजीपीज और चीफ सेक्रेटरीज डीसी के माध्यम से कनेक्ट हुए थे। उसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने जैसा अक्सर एक टारगेट मार्च 26 दिया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी ने दूषित पानी से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से हालातों का जायजा लेने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की स्वास्थ्य स्थिति का अवलोकन किया और उनके साथ बातचीत कर उन्हें आश्वासन भी दिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं और उनके द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरे से पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति गंभीर संदेश भी दिया गया। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंदौर के भागीरथपुरा में पानी की मिलावट के पीड़ितों से
के परिवारों से बातचीत भी की। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कहा कि विदिशा की पवित्र धरती पर उनका हार्दिक स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगातें क्षेत्र को देंगे। इनमें रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण शामिल है। साथ ही विदिशा से ग्यारसपुर से राहतगढ़ और राहतगढ़ से सागर तक राजमार्ग निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा, जो सागर लोकसभा क्षेत्र तक जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इन विकास कार्यों का कुल खर्च लगभग 4,400 करोड़ रुपए होगा और इसे शिलान्यास और लोकार्पण के रूप में सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है और सड़क संपर्क में सुधार के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। इस अवसर से क्षेत्र की जनता को बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा और आसपास के इलाकों में यातायात सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदिशा की पवित्र धरती पर मैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे बहुत कर्मठ और यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री हैं, और आज बड़ी सौगातें वो हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं। रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा ग्यारसपुर राहतगढ़, और फिर राहतगढ़ के बाद सागर, जो सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में इटारसी से बुधनी, बरखेड़ा, उबैदुल्लागंज, रातापानी अभयारण्य के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग शानदार बना है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली ने उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और महाकालेश्वर भगवान के चरणों में श्रद्धा भाव से प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के शांत और पवित्र वातावरण में ध्यान और भक्ति के साथ समय बिताया। कोहली के इस धार्मिक दौरे से उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना। उन्होंने मंदिर में आशीर्वाद लेने के साथ साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का भी सम्मान व्यक्त किया। वहीं बलरामपुर में आयोजित तातापानी महोत्सव 2026 के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आगंतुकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोग महोत्सव स्थल पर उमड़ पड़े और रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जिले के स्कूल और महाविद्यालय के छात्राओं के सुंदर और मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पारंपरिक तीज त्योहार और रीति रिवाजों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक आदित्य नारायण रहे। अपने मंच पर आते ही उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ और लोकप्रिय गीतों से समा बांध दिया। उनके सलाम ठोक, पहला नशा, पहला खुमार और कभी न कभी जैसे सुपरहिट गीतों पर पूरा पंडाल झूम उठता नजर आया। आदित्य नारायण के साथ गायिका शना अरोड़ा की शानदार जुगलबंदी ने दर्शकों के अनुभव को और भी रोमांचक और यादगार बना दिया। पूरे महोत्सव में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समन्वय दर्शकों के लिए उत्सव को अविस्मरणीय बना गया। ठंडी हवा और ठंडक के बावजूद लोगों ने देर रात तक प्रस्तुतियों का आनंद लिया और तातापानी महोत्सव की गरिमा को बढ़ाया। यह आयोजन क्षेत्रीय संस्कृति और पारंपरिक कला को दर्शकों तक पहुंचाने का एक शानदार मंच साबित हुआ। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा और शांति बहाली करने के प्रयासों में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जब 52 माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए। इन सभी कैडरों को उनके संगठन में निभाए गए पद और भूमिका के आधार पर कुल 1.41 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था। ये कदम न केवल उनकी पुनः सामाजिक समावेशी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के प्रयासों को भी मजबूत करता है। तो मुख्य धारा में लौटने वाले कैडरों को पुनर्वास, आर्थिक मदद और समाज में एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें हिंसा और अलगाव के मार्ग से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। ये घटना बीजापुर में कानून और व्यवस्था के सुधार और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहले 15 दिनों में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज बीजापुर जिले में बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं
जो आर्म्ड कैडर है वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था, उसमें 7 जो आरपीसी हैं, जो जनताना सरकार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है साथ में। तो इस प्रकार कुल 1 करोड़ 45 लाख के इनामी नक्सली आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, नियत नार योजना और जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उसके फलस्वरूप जो सभी जो बल हैं यहाँ जो काम कर रही हैं, जिसमें जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और अलग अलग एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ इस एरिया में काम कर रही हैं, उनकी सबसे पहले 15 दिनों में इससे बड़ी खुशी की बात है कि उधर छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत धवाड़ में विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों की समीक्षा के लिए औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशों पर जिला पंचायत के सीईओ ने गांव का दौरा कर विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पार्क और अन्य विकासात्मक संरचनाओं का अवलोकन किया गया। खुंडर नदी और मगरदा नाले में किए गए जल संरक्षण प्रयासों से लगभग 200 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हो रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार और उत्पादन में वृद्धि की संभावना बढ़ी है। इसके अलावा नौनी तलैया का सौंदर्यीकरण और आसपास के क्षेत्र में सुविधाओं का विकास गांव को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर रहा है। निरीक्षण के दौरान जनपद और पंचायत के अधिकारी साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्होंने परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी किया। ये पहल ग्राम पंचायत धवाड़ के विकास और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत धवाड़ में यहाँ जो विकास कार्य किए गए हैं ग्रामीण विकास के विभाग के द्वारा या अन्य विभाग की जो संरचनाएं हैं वो निश्चित रूप से अत्यंत अच्छी अवस्था में पाई गई हैं। मेंटेनेंस भी पूर्ण रूप से है और ये दर्शाता है कि यदि ग्रामीण विकास का अमला सही ढंग से काम करता है तो योजनाओं को कितने अच्छे ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। आंगनवाड़ी भी प्रॉपर संचालित मिली। स्कूल में भी बच्चों का जो शैक्षिक स्तर था वो गुणवत्ता युक्त था, यानी क्वांटिटेटिव एजुकेशन ना होकर के कहें क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को यहाँ प्रदान की जा रही है। और साथ ही साथ मंगल भवन आदि संरचनाएं भी बहुत अच्छी किस्म में यहाँ पे पाएंगी, जो कि पूरे जिले के लिए एक मॉडल हो सकती है। हाँ सर, बिल्कुल मॉडल के रूप में धवाड़ ग्राम पंचायत, जो पिछले दिनों एक वीडियो भी यहाँ पर तेजी से डॉक्यूमेंट्री वायरल हुआ था, कुछ जगह जो है क्षतिग्रस्त हुआ है बरसात के वजह से, तो इस पर क्या सुधार के लिए प्रयास किए? तो इसको मेंटेनेंस हेड से हम लोग यहाँ सुधार करवाएंगे जिन पंचायतों में है। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत धवाड़ में धमतरी में विभिन्न किसान संगठनों ने धान खरीदी प्रक्रिया में हो रही समस्याओं के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें धान बेचने में किसी तरह की परेशानी या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। प्रदर्शन में किसान अपने गले में हम चोर नहीं जैसी तख्ती लगाकर अपने आक्रोश और असंतोष का प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रक्रिया में शुरू से ही गंभीर अव्यवस्था देखने को मिली है। उन्हें टोकन लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और भौतिक सत्यापन के नाम पर अधिकारियों की तरफ से उनका अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। कई किसानों का टोकन सही समय पर कट नहीं पाया और टोकन से जुड़ा सॉफ्टवेयर भी बंद हो गया, जिससे किसान अपनी उपज बेचने को लेकर चिंतित हैं। किसानों ने अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जबरन रकबा समर्पण कराने की कोशिश की जा रही है, जो उन्हें और अधिक परेशान कर रहा है। इस दौरान किसान यूनियनों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी धान नहीं बिकी और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 31 जनवरी को वो परिवार सहित कलेक्ट्रेट में आत्मदाह जैसे गंभीर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि इस स्थिति में सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं की वजह से वो अपनी उपज बेचने में गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं। यह आज हम किसान मन के धान चोर समझ के भौतिक सत्यापन कर रहे थे। भौतिक सत्यापन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और किसान के हर एक दाना धान के बिक्री मंडी में हो, प्रत्येक 21 कुंटल के आधार पे ये सब मांग लेके हम आज कलेक्टर सर ज्ञापन देना रही, लेकिन नहीं है तो एसडीएम मैडम आए। किसान मतलब परेशान करे जाते, किसान मतलब पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे सरकार है। जिला प्रशासन यहाँ तक काकोर घर में जाना चोरी छिपा, ये सख्त बर्दाश्त नहीं है। अगर इसने कार्रवाई चल करत रही किसान के साथ में तो हम न सड़क में उतर के काम कर मजबूर हो जाएंगे। धमतरी जिले के जितने किसान हैं अपनी समस्या लेकर आए हैं, उसको लेकर के आया हूँ। सबसे मुख्य समस्या ये है, एक तो भौतिक सत्यापन के नाम में जो घरों घर जा करके जो प्रताड़ित किया जा रहा है, यह उचित नहीं है।
गिरदावरी के जब हो चुका है और आपके पास यदि विश्वास नहीं तो उसके खेत में जाकर के देख लीजिए। दूसरी बात, किसानों का धान कट करके खेत से घर में आ गया है, वो कैसे सत्यापित करोगे आप? और ऐसा नहीं है कि आज ब्यारा किसी के पास है, ऐसा बात नहीं, किसी के पास ब्यारा भी नहीं है। कोई किसी घर में रखता है, कोई किसी घर में रखता है। निश्चित रूप से यदि बिचौलिया गलत काम कर रहा है, राइस मिल के माध्यम से जा रहा है, उसको रोकिए, हम आपके साथ हैं। जो जब से सिंहपुर सोसाइटी खुले है तब से वहाँ के सम्मानित किसान हरे, और आज हमारे बिना जानकारी, हमारे बिना सहमति के 1/12/2025 के हमारे धान के 10 से 12 एकड़ के समर्पण कर दिए गए है। हमारे एक बार अभी टोकन नहीं कटे है और सोसाइटी में हमारे लगभग 1.5 लाख के लगभग कर्जा भी है। यह आज हम किसान मन के धान 30 जनवरी तक समाधान न हुआ तो आत्महत्या की चेतावनी यहाँ पर किसानों ने दी है। किसानों ने धान खरीदी पर कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद कुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किसानों ने टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि किसानों को काफ़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि किसानों में रोष अब दिखने लगा है। जी, आपको बता दें कि ये मामला धमतरी जिले का नहीं है। पूरे प्रदेश के किसानों की धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं और किसानों की लगातार अव्यवस्था हो रही है। कभी टोकन के नाम पर तो कभी एग्री स्टेक के नाम पर। अब तो हद ही हो गई है। बीते दिन एक किसान अपने फसल बेचने के लिए मंडी जा रहा था तो सरकारी अमला बीच में रास्ते में रोककर उनका भौतिक सत्यापन किया। तो किसान परेशान होकर विधायक निवास पहुंचकर अपना धान वहीं रखकर प्रदर्शन किया, जिससे विधायक ने अधिकारी को जल्द निराकरण की बात कही गई है। और ये मामला जो है शुक्रवार को किसान आंदोलन, उग्र आंदोलन कलेक्टर कार्यालय में किए हैं। आपको बता दें कि किसान अपने धानों को बेचने के लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि कहाँ किसानों की धान बेची जा सके। अभी तक टोकन नहीं कटा है और किसान अब आरोप लगा रहे हैं कि उच्च अधिकारी के निर्देश पर 10% धान खरीदी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के जिले भर के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके उग्र आंदोलन किए हैं। और उन्होंने ये भी चिताया है कि अगर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हो रही है और जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है तो कई किसान आत्मदाह करने के लिए भी बाधित हो रहे हैं और कई किसान जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जी गोविंद, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आंदोलनरत ये किसान जो है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और उनका ये कहना है कि तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का जो दावा यहाँ पर किया जाता है कि किसानों को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार भी इसको लेकर प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है और अधिकारियों की जो अव्यवस्था है उसका खामियाजा यहाँ पर किसानों को भुगतना पड़ रहा है लगातार। जी बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे कि जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से किसान परेशान हो रहे हैं। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया जब से हुई है तब से किसान परेशान हो रहे हैं। कई किसानों का तो टोकन अभी तक भी नहीं कटा गया है और जिनका टोकन कटा गया है उनका भौतिक सत्यापन के लिए किसानों के घर घर में जाकर के उनके भौतिक सत्यापन की जा रही है और उनके रकबा भी कम करने की यहाँ पर बातें सामने आ रही है, जिसको लेकर के किसान परेशान है। और किसान लगातार जिला प्रशासन गुहार लगाया जा रही है कि हमारे साथ में छल किया जा रहा है और उनकी धान खरीदी निश्चित सीमा समय पर नहीं की जा रही है, जिससे किसान परेशान होकर के बार बार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जी चलिए गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि किसानों ने धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन किया है। टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान परेशान हैं और अब किसानों की परेशानी इस प्रदर्शन के रूप में सामने आती हुई नज़र आ रही है। तो टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान पूरी तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं। किसानों ने अपमान और जबरन कब्जे का आरोप भी यहाँ पर लगाया है। तो किसानों ने धान खरीदी पर सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 31 जनवरी तक समाधान न हुआ तो आत्मदाह की चेतावनी भी किसानों की तरफ से दी गई है। तो टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान पूरी तरह से परेशान हैं और अब उनकी परेशानी इस के रूप में बाहर आती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए
लालाराम चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चंद्राकर जी, जिस तरीके से किसानों का रोष अब नजर आने लगा है, प्रदर्शन यहाँ पर किसान कर रहे हैं और धान खरीदी को लेकर जो तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी किसान दिन ब दिन अपनी परेशानी यहाँ पर उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि कई किसानों ने तो आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल आपने सही कहा और आपको मीडिया के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए भारतीय किसान संघ धमतरी जिले की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष लाला चंद्राकर बोल रहा हूं। मैं जी कल इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर में धरना प्रदर्शन किया गया। वर्तमान जो सरकार, राज्य सरकार है, उसका जो हिटलरशाही नीति किसानों के खिलाफ जो चल रहा है और यहाँ पे जिला कलेक्टर के द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इसका सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है सर जी, भौतिक सत्यापन के नाम पर घरों घर भेज करके लोगों को रकबा समर्पण के लिए, कम खरीदी के लिए दबाव बनाकर किसानों का रकबा जबरदस्ती समर्पित किया जा रहा है ताकि खरीदी कम हो और इससे किसान बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए हैं। दूसरी, कई किसानों का एग्रीस्टेट पंजीयन होने के बावजूद या नहीं हुआ है, उसका खरीदी नहीं हुआ। कई लोगों का लोन भी ऋण लिया हुआ है सोसाइटी से, वो कैसे जमा करेंगे? तीसरी बात यह है, यदि आपके पास राजस्व की सारी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो पंजीयन करना या किसी प्रकार की त्रुटि है उसको सुधार करना ये राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, ये किसान की जिम्मेदारी नहीं है। इसके बावजूद धान की जो जिस ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से खरीदी होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कई किसान एक भी बार धान नहीं बेचे आत्महत्या करने को अपने आप में मजबूर महसूस कर रहे हैं। कल 2-3 किसान ऐसे आए थे धमतरी में, जब हमने कलेक्टर का कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कि आप इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं उसको बंद करवाएं भौतिक सत्यापन के नाम पे, और यदि राज्य शासन की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया है क्या जिससे धान खरीदी कम करना है या रेखा वालों को कम लेना है, यदि ऐसा आया होगा तो हमको उसका कॉपी दिखाइए। कोई कॉपी नहीं मिला। दूसरी बात, आप यदि धान नहीं खरीदना चाहते जितने शेष किसानों का आपके पास यदि खरीदने की क्षमता नहीं है तो हमको आकर के बता दीजिए, लिखित में दे दीजिए हम धान नहीं खरीद सकते, लेकिन किसानों के साथ दुर्व्यवहार न करें। आपसे यही निवेदन है और हमारा प्रार्थना है। हम नहीं बोले आपको खरीदने के लिए, आप खुद वादा किया, आपने किया था ठीक एक एक दाना हम धान खरीदेंगे, तो एक एक दाना धान खरीदने वाले किसानों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है और किसान के खेतों और घर में झांक करके झांक रहे हैं। बिल्कुल, तो ये प्रकार की हरकत उचित नहीं है। बिल्कुल चंद्राकर जी, हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो प्रदर्शन करने को मजबूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार हमारी भी यही कोशिश है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का शोषण उनका ना किया जाए और यही वजह है कि इस खबर को प्रमुखता से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और आपके माध्यम से भी जो किसानों की मांग है वो यहाँ पर आगे बढ़ी है। अब बस यही देखना होगा कि कब तक इन मांगों को यहाँ पर पूरा किया जाता है और किसान जो कि परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं उनकी परेशानी दूर होती है। चंद्राकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था को लेकर किसान परेशान हैं और लगातार अपनी परेशानी इस प्रदर्शन के माध्यम से उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बस्तर के जगदलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है जिसमें तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। यह घटना जगदलपुर चित्रकोट मार्ग पर टाकरा अगुड़ा के पास हुई। हादसे में आरएसएस बस्तर संभाग के विभाग संघ चालक शुकालू राम बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा बाइक पर सवार 2 अन्य व्यक्ति और टाटा मैजिक वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है जिसने इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। उधर सागर जिले के देवरी क्षेत्र में हाल ही में एक जोरदार रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें सिनेमा कलाकार और लोकप्रिय टीवी हस्तियां शामिल हुई। इस रोड शो में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और अभिनेता विक्की जैन सड़कों पर जनता के बीच घूमते हुए मतदाताओं से सीधे संवाद करते हुए भी नजर आए। उन्होंने देवरी नगर की वर्तमान स्थिति और विकास की जरूरतों पर जोर देते हुए लोगों से अपील की कि आगामी 19 तारीख को होने वाले मतदान में अपनी जिम्मेदारी को समझकर समझदारी से निभाएं। रोड शो के दौरान उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वो चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को चुने जो क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए कार्य कर सके। उन्होंने विशेष रूप से नेहा अलकेश जैन के समर्थन में मतदान करने की अपील की ताकि देवरी नगर के बुनियादी विकास कार्य और सामाजिक आर्थिक सुधार तेजी से हो सकें। इस अवसर पर सड़कों पर जमा भीड़ ने रोड शो का उत्साह बढ़ाया और स्थानीय जनता में चुनावी जागरूकता का माहौल देखने को मिला। तो कलाकारों ने जनता से भरोसा जताते हुए कहा कि सही उम्मीदवार के चुनाव से नगर का विकास और जीवन स्तर बेहतर होगा।
देखिए, राजनीति में रुचि रखना ना रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑफकोर्स राजनीति बहुत ज़रूरी है। अगर राजनीति नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा, और अगर एक देश महिला चलाती है तो उससे बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। मैं हमेशा मैं फेमिनिस्ट नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन मैं ज़रूर औरतों का साथ देने पे, महिलाओं का साथ देने पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं है। आई थिंक महिलाएं जब किसी भी क्षेत्र में उतरती हैं तो वो अपनी ताकत पूरी दिखाती है और वो हमेशा अपनी जीत को हासिल करती है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स होती है, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन वो कहीं पुरानी बातें थी। अगर आप आज की महिलाओं को देखें तो हर क्षेत्र में महिला अपना झंडा गाड़ रही हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं लोगों को कि याद नहीं दिलाना चाहते, बट से बताना चाहते हैं कि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देवरी को हमने अपने आप से कभी अलग नहीं माना। उसका एक ही प्रमाण है कि आज देवरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे अलग अलग जगहों में कार्यरत हैं। हमने हमेशा जितना हमारे माध्यम से हो सकता था उनको रोजगार हो या कभी कोई भी मदद हो, हमारा परिवार हमेशा वहाँ खड़ा रहा है। अलकेश जी हमारे परिवार की तरफ से यहाँ एक जुड़े हैं, एक बहुत मजबूत कड़ी है जो दोनों जगहों को जोड़ के रखते हैं। बिकॉज अब हम लोग अलग अलग जगहों में विस्थापित हो चुके हैं, तो अलकेश भैया यहाँ पे रहते हैं और वो यहाँ बहुत सारे सामाजिक कार्यों को भी रह के यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। बीना बारा का मंदिर कहिए या और भी अलग चीजें हैं, तो हमारे परिवार से जुड़ी हुई ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और सामाजिक कार्यों को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इनको जरूर मौका मिलना चाहिए जिससे और सामाजिक कार्य बढ़ा सके। देखिए, राजनीति में वहीं मुंगेली जिले में धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न राइस मिलों और खाद्य उद्योगों का निरीक्षण और छापामार कार्रवाई की। जांच में ओवरलोडिंग, रिसाइकलिंग और कस्टम मिलिंग में गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिनसे खरीदी और किसानों के हितों पर असर पड़ रहा था। उपलेटा राइस मिल, नेशनल दाल मिल, नवागांव घुटेरा रोड, वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज, जैन राइस इंडस्ट्रीज और नवकार दाल उद्योग में कस्टम मिलिंग में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जिससे कुल 12,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया। दीपक राइस इंडस्ट्रीज और दीपक मिलिंग इंडस्ट्रीज में 198 क्विंटल से अधिक धान की कमी पाई गई, जबकि लोरमी रोड स्थित एसएस फूड में 1,761 क्विंटल धान की कमी उजागर हुई। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि इन अनियमितताओं के चलते छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 19 राइस मिलों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 14 को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार धान खरीदी और परिवहन की निगरानी के लिए ICCC कमांड सेंटर का गठन किया गया है। अब धान परिवहन में लगे सभी वाहनों को GPS ट्रैकिंग के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है और अवैध भंडारण रोकने के लिए जिले की सीमाओं और चेक पोस्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की गड़बड़ी, बिचौलियों की दखलंदाजी, फर्जीवाड़ा या अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों की उपज का हर दाना खरीदा जाएगा और उनकी कमाई का हर पैसा समय पर सीधे उनके खाते में पहुंचेगा, ताकि किसानों को खरीदी प्रक्रिया में विश्वास और सुरक्षा मिल सके। में ICCC की AI मॉनिटरिंग के आधार पर जिले को प्राप्त अलर्ट के आधार पर जिले के 66 उपार्जन केंद्रों और 28 मिलों के लिए अलर्ट प्राप्त हुआ था। इन जगहों का भौतिक सत्यापन किया गया। 19 राइस मिलों का अभी तक सत्यापन की कार्रवाई की गई है। इसमें से 14 राइस मिलों को कस्टम मिलिंग एक्ट के आधार पर, स्टॉक वेरिएशन के आधार पर इसको सीलिंग की कार्रवाई की गई है और समितियों की भी जांच की जा रही है। और अभी तक 21 वाहन जो ओवरलोडिंग के लिए प्रयुक्त किए गए थे, उसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई है। में ICCC तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।